गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में मैंने क्या किया था, फ्रिक्शन मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन में मैंने फ्रिक्शन का बेसिक आपको बता दिया था। फ्रिक्शन में मैंने आपको बताया है कि 3 तरह का फ्रिक्शन होगा जो अपने को जानना है। अब 3 तरह का फ्रिक्शन क्या क्या है, तो अगर ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पर रखा हुआ है, हमने ऐसा कुछ बताया था कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ग्राउंड पर रखा हुआ है, सिंपल सा। एम मास का ऑब्जेक्ट है और ग्राउंड पर ये क्या है, रखा हुआ है। अब अगर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं है, अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है, एफ अप्लाइड का वैल्यू अगर जीरो है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना है, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, जीरो है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सरफेस कैसा है, सरफेस है रफ। फिर हमने क्या किया, अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, मान लो इस डायरेक्शन में हमने अप्लाइड फोर्स लगाना स्टार्ट किया। अब मैंने अगर फोर्स अप्लाई किया है और फिर भी ये ब्लॉक नहीं चल रहा, मैंने फोर्स अप्लाई किया और फिर भी ये ब्लॉक नहीं चल रहा, इसका मतलब क्या होगा, एफ अप्लाइड जो है, एफ अप्लाइड जो है वो फ्रिक्शन के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन वाइज दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो नो डाउट ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं चल रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट में चलने की टेंडेंसी है। तो जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया है, ऑब्जेक्ट में चलने की टेंडेंसी है लेकिन वो नहीं चल रहा, उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते थे, स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट में चलने की टेंडेंसी है लेकिन वो चल नहीं रहा, उस समय जो फ्रिक्शन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा तो ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, एफ एस मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग अपने वैल्यू को एडजस्ट करता रहता है। अगर आप अप्लाइड फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू क्या करता रहता है, इंक्रीज करता है। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका एक किसी भी सरफेस के लिए उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी रखे हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना चाहते हो, तो जो अप्लाइड फोर्स होगा, जो अप्लाइड फोर्स होगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इक्वल मतलब ग्रेटर, मतलब थोड़ा सा तो ज्यादा ही होना चाहिए, उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का। अब अप्रोक्सीमेटली का मतलब है ज्यादा होना चाहिए, हल्का सा ज्यादा। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, मैंने बताया था कि अगर इन दोनों के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 50 न्यूटन का है, अगर एफ एस मैक्स का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो जनरेट हो सकता है वो 50 न्यूटन का है, तो 50.0000 मरते दम तक जो जीरो होगा उसके बाद फिर 1 लगा देंगे तो वो फोर्स के बाद ये क्या करेगा, चलना स्टार्ट कर देगा। तो अप्लाइड फोर्स का वो वैल्यू जिसके बाद से वो क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट जो है वो चलना स्टार्ट कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। या आप ऐसा समझ लो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वो मैक्सिमम वैल्यू है जिससे कम अगर फोर्स का वैल्यू रहा तो। हाँ, अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तभी ब्लॉक जो है वो शिफ्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो ब्लॉक में कोई मोशन नहीं होने वाला, ठीक है सर जी। अच्छा, मैंने बताया था ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किसी भी दो सरफेस के बीच का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू कांस्टेंट है और वो आता है म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल। अब ये जो म्यू एस है, नॉर्मल, नॉर्मल जो है वो सरफेस से जो नॉर्मल आता है वो नॉर्मल हो गया। ये म्यू एस जो है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये क्या है, ये सरफेसेस की प्रॉपर्टी है, जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब अगर मैं अप्लाइड फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा रख दूं तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट करता है। जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट करता है और स्लाइड करते हुए ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है
तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल। अब ये म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल ये भी क्या है, कांस्टेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू का भी, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट है, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। जितना जरूरत होगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हम क्या करेंगे, यूज में लेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अगर ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराना है, अगर ऑब्जेक्ट को चलाना है, तो अप्लाइड फोर्स क्या होना चाहिए, जो अप्लाइड फोर्स है उसका वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा का फोर्स हमने लगा दिया तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट करता है। स्लाइड करते हुए ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इतना कुछ मैंने इसे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। अभी क्या करते हैं ना, इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये जो कंसेप्ट है इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तो शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो ऐसा बोला गया है कि ये ऐसा एक सरफेस है। कैसा सरफेस है, तो रफ सरफेस है। और इस रफ सरफेस पे हमने क्या कर दिया, एक ब्लॉक लाके रख दिया। ये सरफेस क्या है, रफ है। इसमें एक 10 kg का ऑब्जेक्ट लाके रख देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू बोला गया है 0.5 का, और म्यू के का वैल्यू बोला गया है 0.4 का। देखो मैंने आपको बताया था इन जनरल क्या होता है, म्यू एस का वैल्यू ज्यादा होता है म्यू के कंपैरिजन में। और अगर नहीं मेंशन्ड है, अगर नहीं मेंशन्ड है तो म्यू एस और म्यू के का वैल्यू क्या ले लेना, सेम ले लेना। ठीक है, अब मान लो ये जो 10 kg का ऑब्जेक्ट है, इस 10 kg के ऑब्जेक्ट पर हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया है। क्वेश्चन है, if a force of 45 Newton is applied on the block, then find its acceleration। हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जिसका वैल्यू कितना था, 45 न्यूटन। अब अगर आप देखोगे तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रिक्शंस के वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो एफ एस मैक्स का वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो इसमें नॉर्मल ऐसे ऊपर जाएगा, और इसका खुद का वेट 100 न्यूटन का नीचे हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नॉर्मल यहाँ पर 100 न्यूटन के बराबर है। अब अगर मैं एफ एस मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा इन दो, इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में, वो कितना हो जाएगा, म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। म्यू एस का वैल्यू कितना है, तो म्यू एस का वैल्यू है 0.5 का, और जो नॉर्मल था, नॉर्मल का वैल्यू कितना है, 100 का। अब अगर मेरे को म्यू एस और नॉर्मल दोनों का वैल्यू मिल गया तो एफ एस मैक्स का वैल्यू जब मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा वो 50 न्यूटन का आ जाएगा ना। अब अगर आपको फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझ में आया है तो आप सीधा सीधा आंसर बता सकते हो कि एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का है वो हो जाएगा 0। बोलोगे सर कैसे पता आपको, जो अप्लाइड फोर्स है 45 न्यूटन का है, और जो मिनिमम फोर्स इस ब्लॉक को चलाने के लिए चाहिए था वो 50 न्यूटन का चाहिए था। अब अगर 50 न्यूटन का मिनिमम फोर्स चाहिए था, इसका मतलब क्या होगा, ये 45 न्यूटन का फोर्स कभी सफिशिएंट नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज 0। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही। अच्छा, मान लो सेम क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा बोलता, आप अलग से नोट कर लेना, सेम क्वेश्चन है, बस ये बोला गया है कि इस बार जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, 60 न्यूटन का है। ये जो अप्लाइड फोर्स है वो 60 न्यूटन का है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब पहले तो आप ये बताओ कि ब्लॉक चलेगा या नहीं, तो बोलोगे सर बिल्कुल चलेगा। इस बार तो जो एफ अप्लाइड है वो 60 न्यूटन का है, एफ एस मैक्स से ज्यादा है, बिल्कुल सही। अच्छा, ब्लॉक चलेगा, ये बात कंफर्म हो गया। एक बार अगर ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देता है तो सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसका क्या वैल्यू, वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना। अब अगर मेरे से एक्सेलरेशन पूछा गया है तो हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ जो हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है और इस साइड से आ जाएगा फ्रिक्शन, एफ माइनस फ्रिक्शन, ये नेट फोर्स हो गया। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन को लिख देंगे एफ माइनस फ्रिक्शन अपॉन
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये लिख सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन का वैल्यू F माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप बताओ फ्रिक्शन का वैल्यू मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा। फ्रिक्शन का वैल्यू अब अगर देखोगे तो मेरे पास Fs मैक्स का वैल्यू है, Fs मैक्स का वैल्यू मेरे पास है, Fs मैक्स कितना है 50 न्यूटन का, Fs मैक्स का वैल्यू कितना है 50 न्यूटन का हमने फाइंड कर लिया। और अगर आप F काइनेटिक का वैल्यू फाइंड करोगे म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल, म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल, तो वो आ जाएगा 0.4 इंटू 100, तो वो 40 न्यूटन का आ जाएगा। अब आप सोच के बताओ मैं कौन सा फ्रिक्शन यूज करूं, 50 न्यूटन यूज करूं या 40 न्यूटन यूज करूं, या दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो ये जो फोर्स है अगर ये 60 न्यूटन का मैंने अप्लाई किया, 60 न्यूटन का जो फोर्स है वो इस 10 केजी के ब्लॉक को स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर ये 10 केजी का ब्लॉक आगे स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि स्लाइड कर रहा है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पर जो मैंने फ्रिक्शन लिखा है वहां पर मेरे को काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लगाना पड़ेगा क्या। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपको ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट चलेगा या नहीं। अगर आपका अप्लाइड फोर्स का वैल्यू काइनेटिक, अगर आपका अप्लाइड फोर्स का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर देगा। एक बार अगर ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर दे तो वहां पर जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे ना, तो क्वेश्चन ये सब नोट कर लेना स्क्रीन पॉज करके। अगर आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन का है, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे वो 40 न्यूटन का था, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना आंसर है। आया क्या समझ में, बिल्कुल सर समझ में आया। देखो जिसको फ्रिक्शन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा उसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले वाले लेक्चर देखो जब मैंने आपको टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर तुमको लेक्चर का पेस ज्यादा लगे तो तुम YouTube में कम ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। YouTube इज अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म, आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, कितने मास का, मान लो फिर से 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, और इसको मैंने क्या किया है, इस डायरेक्शन में एक स्पीड दे दिया 100 मीटर पर सेकेंड का। यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू बोला गया है 0.4 और म्यू के का वैल्यू बोला गया है 0.3 या 0.4, ये 0.5 ले लो और ये 0.4 ले लो, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा होगा तो अच्छा लगेगा आपको भी। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टाइम after which the block will come to rest, after which the block will come to rest, the block will come to rest। हमसे टाइम पूछा गया है जिसके बाद ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट में आ जाएगा, ये पूछा गया है। एंड ऑल्सो फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस, एंड ऑल्सो फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब होता है ऑल्सो फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितना चलने के बाद वो रुक जाएगा। ऑल्सो फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितना चलने के बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा, ये भी अपने को फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सर, ट्राई करते हैं। देखो अभी पहले तो क्या क्या फोर्सेस, अब अगर ये रुक रहा होगा मतलब रिटार्डेशन है। अब रिटार्डेशन कौन क्रिएट करेगा, तो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा चाहता है ना कि दो सरफेसेस का कांटेक्ट बना रहे। फ्रिक्शन की कोशिश ही हमेशा ये रहती है कि जो दो सरफेस है उनका कांटेक्ट बना रहे, जो कांटेक्ट है वो बना रहे। अब अगर मैंने इसको 100 मीटर पर सेकेंड का स्पीड दे दिया है तो यहाँ पर कांटेक्ट छूटने लगेगा ना, यहाँ पे और यहाँ पर जो कांटेक्ट है वो छूटने लगेगा। तो फ्रिक्शन बोलेगा कि कहाँ जा रहा है भाई साहब, रुक जा। तो फ्रिक्शन जो फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ये बात एकदम ध्यान से बैठा के रखना है। इस सरफेस के अगेंस्ट में ये 100 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा था, इसलिए फ्रिक्शन इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता, ये गलत सोचना है। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। हम आगे एग्जांपल देखेंगे जहां पर हम ये समझेंगे कि फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट है, मोशन के अगेंस्ट कभी नहीं। अच्छा, अभी
नॉर्मल का वैल्यू तो 100 न्यूटन का है सर जी, नॉर्मल का वैल्यू जो है वो तो 100 न्यूटन का है, साफ साफ दिख रहा है डायग्राम से, ठीक है। अब फ्रिक्शन का मैं एक तो एफ एस मैक्स का वैल्यू भी ले सकता हूँ, एफ एस मैक्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 50 न्यूटन का आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एफ काइनेटिक का वैल्यू देखूं तो वो आ जाएगा 40 न्यूटन का। बात समझ में आ रहा है? अब आप सोच के बताओ कौन सा फ्रिक्शन लिया जाए, एफ एस मैक्स लिया जाए या एफ काइनेटिक लिया जाए। अब जिसको एफ एस मैक्स और एफ काइनेटिक की कहानी समझ में आई होगी वो यहाँ पर सोचकर सही आंसर बता सकता है। डेफिनेटली मेरे को नहीं बताओगे लेकिन खुद तो सोच के रख सकते हो ना। जैसे एफ एस मैक्स जो है वो 50 न्यूटन का है और एफ काइनेटिक जो है वो 40 न्यूटन का है। अगर मैंने इस पार्टिकल को स्पीड दे रखा है, अगर ये पार्टिकल 100 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रहा है, इसका मतलब इसके अगेंस्ट में स्लिप करके आगे जा रहा है क्या? और अगर स्लिपिंग हो रही होती है, अगर स्लिपिंग हो रही होती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है ना। तो यहाँ पर जो रिटार्डेशन मिलेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण मिलेगा। तो अगर मैं रिटार्डेशन का वैल्यू क्रिएट करूं, सॉरी रिटार्डेशन का वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो रिटार्डेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स जो हम यूज करेंगे वो 40 न्यूटन का है और ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 10 केजी का है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखो, अब मेरे को क्वेश्चन में क्या क्या पता है। उसका इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल को कितना इनिशियल वेलोसिटी दिया हमने? पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दिया था 100 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन कितने का मिल रहा है पार्टिकल को? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन मिल रहा है। जो यहाँ पर 50 फ्रिक्शन लेके क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना उसका आंसर गलत आने वाला है। जब भी ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा होता है तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है? तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 40 न्यूटन लेंगे, 40 न्यूटन का के कारण ही रिटार्डेशन आएगा। उसका वैल्यू कितना है? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू पता है, ए पता है, फाइनली वो रुकने वाला है क्या? तो फाइनल वेलोसिटी भी पता है, यू पता है, ए पता है, वी पता है, टी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज करके। v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू था 100, एक्सेलरेशन था -4 का इंटू टी। इसको जब सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू 25 सेकेंड्स का आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर जी। एक बार अगर अपने को t का वैल्यू मिल जाए तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब है वो टाइम जिसके बाद पार्टिकल जो है, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब है वो डिस्टेंस जो चल के पार्टिकल रुक जाए। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इनिशियल वेलोसिटी 100 का है। कितने टाइम तक चलने देना है? तो 25 सेकंड तक चलने दे रहे हैं। माइनस ऑफ हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन 4 का है। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 625 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा? ये आ रहा है 2500 माइनस 625 इंटू 2 हो जाएगा 1250, ठीक है। तो ये 1250, ये शायद आधा हो जाएगा, 1250 मीटर का इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। अब ये जो स्टार्टिंग के जो दो क्वेश्चंस है ना वो एकदम बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चंस को वही सॉल्व कर पाएगा जिनको फ्रिक्शन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आता हो। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, कुछ इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो कुछ ही बनाया जा सकता है। ऐसा ऐसा, ठीक है। मान लो ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है और एक ब्लॉक को हमने क्या किया है, यहाँ पे लाके ऐसे रख दिया है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। स्टैटिक है, काइनेटिक ऐसा कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ बताया गया है म्यू है। इस ऑब्जेक्ट का मास है m, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है। और ये बोला गया है कि इफ द ऑब्जेक्ट is in equilibrium, if the object is in equilibrium, then find the value of friction, then find the value of friction between the block and the surface, between the block and the surface, ठीक है। ये अपने को बोला गया है क्वेश्चन में
कि अगर ये जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम है मतलब वो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, नहीं चल रहा है, नेट फोर्स क्या है, जीरो है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो ये बोल सकते हैं। तो देन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस, इन दोनों के बीच में अपने को फ्रिक्शन। अब पहले तो ना फ्रिक्शन के अलावा क्या क्या फोर्सेस है वो दिखा देते हैं। सबसे पहला फोर्स तो दिखा देंगे इस ऑब्जेक्ट का वेट। सबसे पहला फोर्स क्या दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट का वेट दिखा दिया हमने। अब ये जो वेट है, अब मैंने आपको बताया है कि जब भी आप इंक्लाइंड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो अलोंग द इंक्लाइन एक्स एक्सिस मान लेना और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या मान लेना, वाई एक्सिस। अब ये जो mg जो वेट है वो एक्सिस के अलोंग तो है नहीं, मतलब mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो mg का जब रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसी mg का एक कंपोनेंट जो है वो इधर आएगा, बना देंगे ऐसा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जिसके साथ एंगल बनता है वहां पर आता है कॉस कंपोनेंट, mg cos थीटा, तो यहां पर आ जाएगा mg sin थीटा। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। फिर वेट के अलावा और क्या फोर्स दिखाएंगे, नॉर्मल फोर्स दिखाएंगे। नॉर्मल जो है वो हमेशा जो सरफेस था सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाना होता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल हमने इधर दिखा दिया। अब आप खुद से बोले सोच के कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए। फ्रिक्शन चाहता है कि जो कांटेक्ट सरफेस है, जो कांटेक्ट बना हुआ है वो कभी ना छूटे। अब फ्रिक्शन अगर ये चाहता है कि mg sin थीटा, mg sin थीटा अगर फ्रिक्शन नहीं होता था तो mg sin थीटा इसको नीचे गिराता था क्या। अब mg sin थीटा को गिरने से कौन रोक सकता है, तो mg sin थीटा को गिरने से रोकेगा यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन। इस साइड में जो फ्रिक्शन लगेगा, इस साइड में जो फ्रिक्शन लगेगा वही तो इस ब्लॉक को रोकेगा ना। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है कि फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है ये बताओ, हमसे पूछा गया है कि फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है ये बताओ। अब एक ख्याल मन में आया, ठीक है सर फ्रिक्शन का वैल्यू पूछा गया है तो मेरे को पता है कि नॉर्मल जो है वो mg cos थीटा के इक्वल है, नॉर्मल जो है वो mg cos थीटा के इक्वल है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, म्यू इनटू s टाइम्स ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू क्या है, म्यू एस का वैल्यू तो म्यू है, और नॉर्मल कितना लग रहा है सर, नॉर्मल mg cos थीटा के इक्वल है, तो यही फ्रिक्शन होगा। मन में ख्याल आया कि सर नॉर्मल जो है वो mg cos थीटा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू का दे रखा है तो फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एस इनटू नॉर्मल, तो म्यू mg cos थीटा। ये गलत सोचना है, ये जिन्होंने भी आंसर सोचा है ना वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अपने को थोड़ी पता। जब ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अपने को नहीं पता। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू था mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। ये नहीं पूछा गया हमसे, हमसे ये पूछा गया है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा। तो जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे ना तो जितना ऊपर की तरफ फोर्स होना चाहिए उतना नीचे की तरफ फोर्स होना चाहिए, तो फ्रिक्शन जो है वो mg sin थीटा के इक्वल है। ये करेक्ट आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन गिवन होता है एग्जाम में और लोग ये म्यू mg cos थीटा मार करके आ जाते हैं और बोलते हैं कि सर मैं आंसर गलत क्यों हो गया। आंसर गलत इसलिए हो गया है क्योंकि वो होना चाहिए था, तुम्हारा कंसेप्ट ही खराब है तो ये आंसर तो गलत होना ही चाहिए था ना। नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा है तो म्यू एस इंटू नॉर्मल, ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमेशा याद रखेंगे, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल होता है। ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं चलेगा वो डिपेंड करता है कि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है या नहीं। अब इस डायग्राम को देख के अपन बता ही नहीं सकते कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है या कम है। अगर न्यूमेरिकल डेटा होता तो फिर भी कैलकुलेट करके बता देते, यहाँ पर तो बता नहीं सकते। अगर नहीं बता सकते इसका मतलब फ्रिक्शन जो इस केस में है वो क्या है, mg sin थीटा के इक्वल होगा तभी ब्लॉक नहीं चल रहा, तो इसका आंसर क्या है mg sin थीटा। बात समझ में आया क्या। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड हम डिफाइन करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दो डेफिनेशन है, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक एंगल ऑफ रिपोज। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ फिर वापस आता हूँ। देखो हमने क्या लिया, एक ऐसा रफ सरफेस लिया जिसके ऊपर एक स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ना इसमें मैंने एक फोर्स लगाया था, इसमें मैंने एक फोर्स लगाया था, मान लो इस साइड में मैंने एक फोर्स लगाया F एक्सटर्नल, और ये जो F एक्सटर्नल है उसके कारण ये जस्ट चलने वाला है, मतलब जैसे ही F एक्सटर्नल से थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगा देंगे चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो मैंने F एक्सटर्नल लगाया था उसके कारण ये जस्ट चलने वाला है, ऐसा कंडीशन गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखोगे तो और क्या क्या फोर्सेस है वो दिखा देते हैं।
तो सबसे पहले तो हम दिखाएंगे नॉर्मल। ग्राउंड से इसको क्या मिलेगा, सबसे पहले नॉर्मल मिलेगा, बिल्कुल सर, नॉर्मल या एन भी लिख सकते हैं। अब अगर एफ एक्सटर्नल इसको जस्ट उधर चलाता, ठीक है, अगर एफ एक्सटर्नल इसको जस्ट उधर चलाने वाला है, मतलब इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, थोड़ा नीचे से दिखाते हैं, इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा क्या? अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एफ एस मैक्स होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। इसके अलावा इसका वेट भी लग रहा है mg। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये जो एफ एस मैक्स है, एकदम ध्यान से देखना, ये जो एफ एस मैक्स है, ये इसको भी सरफेस ने अप्लाई किया है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी सरफेस से आ रहा है, और ये जो नॉर्मल फोर्स है वो भी क्या हो रहा है, सरफेस से आ रहा है। मतलब सरफेस जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके दो कंपोनेंट है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको मैंने बोला नॉर्मल, और सरफेस जो फोर्स अप्लाई कर रहा है पैरेलल अलोंग द पैरेलल, वो क्या हो गया, वो हो गया फ्रिक्शन। अब जस्ट चलने वाला था तो मैंने एफएस मैक्स का वैल्यू यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना चाहता हूं, जो कांटेक्ट फोर्स हमारे पास आया या सरफेस ने जो फोर्स लगाया, अगर मैं उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं कंप्लीट करूंगा एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ आपको याद होगा, मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ एक पैरेललोग्राम। अब इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा दूंगा क्योंकि इसको मैंने कंप्लीट किया है। अच्छा, अगर ये नॉर्मल है और ये एफ है, तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का कुछ ऐसा आएगा कि अपना रिजल्टेंट। अब ये जो रेड से मैंने बनाया है ना, वो एक्चुअल में क्या है, नेट कांटेक्ट फोर्स है, नेट कांटेक्ट फोर्स। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स। अभी देखना, ध्यान से देखना, इस केस में अगर मैं नेट कांटेक्ट फोर्स निकालूं, नेट कांटेक्ट फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है जो आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब भी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते थे तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, फर्स्ट वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? जस्ट चलने वाला था तो एफ एस मैक्स यूज करेंगे, एफ एस मैक्स यूज करेंगे मतलब म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं दोनों से एन स्क्वायर बाहर निकाल दूं तो एन बाहर चला गया, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा क्या? ये कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू है जो सरफेस अप्लाई कर रहा है। सरफेस कितना कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, n टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर y प्लस 1। इतना कांटेक्ट फोर्स था जिसका वैल्यू जो सरफेस ने अप्लाई किया। बात समझ में आया? अच्छा, इसमें एक और वर्ड होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सब स्कूल कॉलेज के एग्जाम में पूछते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये जो एंगल है ना यहाँ पर, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच में जो एंगल होता है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल। अब दो, ये रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल है, लेकिन इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर का मान लो मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करना है, मान लो मेरे को किसी ने बोला कि सर ठीक है, डेफिनेशन तो समझ में आ गया कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, सॉरी जो कांटेक्ट फोर्स है और जो नॉर्मल है, उन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है, वो उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। अब एंगल कैलकुलेट करने के लिए मान लो मैं ये ट्राइंगल यूज करूं, ट्राइंगल का नाम रख देते हैं ओ एम पी। इन ट्राइंगल ओ एम पी, ये जो ओ एम पी ट्राइंगल है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर पीएम अपॉन बेस एमओ लिख सकते हैं। अच्छा, पीएम जो है वो एक्चुअल में फ्रिक्शन है ना, पीएम जो है वो तो फ्रिक्शन फोर्स का एफ एस मैक्स का मैग्नीट्यूड है। एफ एस मैक्स का मैग्नीट्यूड म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल होता है, और एमओ जो है उसका मैग्नीट्यूड नॉर्मल है। नॉर्मल से नॉर्मल अगर मैं गायब कर दूं, नॉर्मल से नॉर्मल अगर मैं गायब कर दूं, तो tan थीटा का वैल्यू जो है, tan थीटा का वैल्यू म्यू आ जाएगा क्या? इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है
वो tan इनवर्स म्यू के इक्वल होता है क्या? अब ये पूछते हैं मेडिकल के एग्जाम में, बहुत बार पूछा जा चुका है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर, तो tan इनवर्स म्यू क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। ये हो गया डेफिनेशन एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। नेक्स्ट वर्ड हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट वर्ड अपने को डिफाइन करना है एंगल ऑफ रिपोज, फिर से पोज, रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल ऑफ रिपोज में आपको समझाता हूं, उसके लिए मैं थोड़ा सा शेयरिंग बंद कर रहा हूं। देखो, मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसा इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, और इस इंक्लाइन सरफेस पे मैंने क्या कर दिया, एक ब्लॉक ऐसे रख दिया है, ठीक है। ये इंक्लाइन सरफेस था, मतलब अभी ऐसे सीधा है, लेकिन इसको, इसका इंक्लिनेशन में चेंज कर सकता हूं, ऐसा मान लो। इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक ऐसे लाके रख दिया है। अब जैसे जैसे मैं इसको, इसका इंक्लिनेशन बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ा रहा हूं, अभी तो ब्लॉक गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। एक टाइम आएगा जिसके बाद आप देखोगे तो ये ब्लॉक गिरना, अरे गिर जाए यार, जिसके बाद ये ब्लॉक जस्ट गिरना स्टार्ट, गिर गया, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि एक ऐसा इंक्लिनेशन आया जिसके बाद वो अपने वेट के कंपोनेंट के कारण गिर जा रहा है। मतलब एक सर्टेन एंगल तक वो नहीं गिरा, लेकिन उस एंगल से जैसे ही मैं ज्यादा एंगल बढ़ा दूंगा तो वो अपने वेट के कंपोनेंट के कारण गिर जाएगा क्या? अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसके कारण कोई भी ब्लॉक अपने वेट के कारण स्लाइड करना स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक्सपेरिमेंटल मैंने करके दिखाया, उसके लिए वो डब्बा भी टूट गया, मेरा डब्बा शहीद हो गया। अब आगे देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज। हमने क्या बोला कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, तो रे डायग्राम बना लो पहले, सॉरी इसका डायग्राम बना लो पहले, डायग्राम जरूरी है। एक ऐसा इंक्लिनेशन है, सपोज ये जो थीटा है वो हमारा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज है। ये जो थीटा है वो क्या है? एंगल ऑफ रिपोज है। यहाँ पे नहीं लिखते यार, यहाँ पे लिखेंगे कचरा हो जाएगा। थीटा यहाँ पर है एंगल ऑफ रिपोज। बिल्कुल सर जी। यहां पे रख दिया हमने एक ब्लॉक, यहां पर रख दिया हमने एक ब्लॉक, ठीक है। क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? तो सबसे पहला फोर्स दिखाएंगे इसका वेट, सबसे पहला फोर्स दिखाएंगे इसका वेट। अब वेट को क्या करना पड़ेगा? वेट को करना पड़ेगा रिजॉल्व। तो वेट को रिजॉल्व कर देंगे तो वेट का एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसी वेट का एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा mg sin थीटा, और ये जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा mg cos थीटा। इसके अलावा और क्या फोर्सेस दिखाएंगे? तो यहां पर दिखा देंगे नॉर्मल, ऊपर के साइड में दिखा देंगे नॉर्मल। अब अगर ये एंगल ऑफ रिपोज में यहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन भी होगा ना। अगर ये सरफेस, ये जो सरफेस है वो कैसा है? रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अभी मैंने आपको क्या बोला कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है? वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसके बाद ऑब्जेक्ट, जिसके बाद ऑब्जेक्ट अपने ही वेट के कारण, अपने ही वेट के कारण, वेट के कंपोनेंट, वेट के कंपोनेंट के कारण, कंपोनेंट के कारण स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रहा है क्या? वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसके बाद ऑब्जेक्ट अपने ही वेट के कंपोनेंट के कारण स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अगर ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज है तो एंगल ऑफ रिपोज से पहले तक, बिफोर एंगल ऑफ रिपोज, ये डेफिनेशन लिख लेना, बिफोर एंगल ऑफ रिपोज, बिफोर एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज आने से पहले तक ये जो mg sin थीटा था ना,
वो डेफिनेटली वो क्या था, म्यू एम जी कॉस थीटा से कम था। म्यू एम जी कॉस थीटा क्या है, ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये एफ एस मैक्स है ना। अब अगर जब तक अप्लाइड फोर्स का वैल्यू फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होता है तब तक ऑब्जेक्ट नहीं चलना स्टार्ट करेगा। जस्ट आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज, जस्ट आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। अब तुम्हें अगर पता हो ना, तो जब मैं साइन थीटा का वैल्यू, जब मैं थीटा को बढ़ाता हूं 0, 30, 45, तो जब आप एंगल को बढ़ाते हो ना तो साइन का वैल्यू बढ़ता जाता है। तो जस्ट आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज के बाद एम जी साइन थीटा जो होगा वो म्यू एम जी कॉस थीटा के से बड़ा हो गया होगा क्या, तभी तो वो उसको स्लाइड करके नीचे ले जा रहा है। बिल्कुल सर, बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब एट एंगल ऑफ रिपोज, एट एंगल ऑफ रिपोज mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा इक्वल होने चाहिए क्या। इसका मतलब एट एंगल ऑफ रिपोज, एट एंगल ऑफ रिपोज mg sin थीटा का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है म्यू mg cos थीटा, क्योंकि इसके बाद से ही स्लाइड करना स्टार्ट करता है, यहां तक स्लाइड नहीं हुआ, मतलब जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड फोर्स है क्या। m से m गायब कर दो तो यहां पर क्या आ रहा है, g से g भी गायब हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू म्यू के इक्वल आ रहा है क्या। अभी तो हमने देखा था सर कि ये जो म्यू है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के भी इक्वल आया था। अभी हमने देखा था कि tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये भी म्यू के इक्वल आया था। इसका मतलब न्यूमेरिकली angle of repose is same as angle of friction। दोनों डेफिनेशन वाइज बिल्कुल अलग हैं, दोनों का मतलब भी अलग है, लेकिन न्यूमेरिकली दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो सेम है, tan इनवर्स म्यू का है। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना। अच्छा, अब अगर मैं mg sin थीटा का वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा रख दो तो ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा तो आप एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर मैं लिखूं इफ mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू s mg cos थीटा, उस केस में अगर आप एक्सेलेरेशन फाइंड करोगे ब्लॉक का तो डाउनवर्ड नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और म्यू s इंटू mg cos थीटा इसको रोक रहा है ना, डिवाइडेड बाय सिस्टम का टोटल मास। तो जब आप एक्सेलेरेशन का वैल्यू फाइंड करोगे तो वो g sin थीटा माइनस में म्यू s g cos थीटा ऐसा कुछ आ जाएगा क्या। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा अगर आपने क्या कर दिया है, सिर्फ वेट एक फोर्स है और कोई फोर्स नहीं है, उस केस में अगर आप एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा चले जाओगे, एंगल को एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा कर दोगे तो वो क्या करेगा, इतने एक्सेलरेशन से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। बात समझ में आया है, ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर बता देते हैं, एक और छोटा सा कंसेप्ट है, वो क्या है, why is pulling easier than pushing। पुलिंग easier है, पुशिंग easier है। देख लेते हैं, क्वेश्चन में ऐसा है, which one is easier, which one is easier, pushing a roller or pulling a रोलर। अब ये स्ट्रेलिंग पुलिंग वाला पुलिंग नहीं है, खींचने वाला पुलिंग है। रोलर जानते हो ना, रोलर, वो जो क्रिकेट का जो पिच होता है तो एक रोलर होता है जिसको चलाते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट के पिच को मेंटेन किया जाता है। अब मान लो रोलर जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, अगर आप इसका डायग्राम देखोगे रोलर तो एक ऐसा डिस्क जैसा ही दिखेगा, और यहाँ पर क्या होता है, एक हैंडल लगा होता है जिसमें हम फोर्स लगाते हैं, ऐसे एक हैंडल लगा होता है जिसमें हम ऐसे फोर्स लगाते हैं। अब मान लो स्टार्टिंग में पुश करके देखते हैं, ये जो रोलर है इसको पुश करके देखते हैं, ठीक है, रोलर किसी तो सरफेस में रखा हुआ होगा, हवा में तो नहीं उड़ रहा होगा भाई साहब, रोलर है, और सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है न्यू।
अब इसको पुश करना है। जब आप ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हो क्या? ये आपका एफ अप्लाइड है, ये आपका एफ अप्लाइड है, कुछ एंगल पर है, साफ साफ दिख रहा है एफ अप्लाइड है, कुछ एंगल पर है, बिल्कुल सही है सर। इसके अलावा और क्या क्या फोर्सेस है? तो रोलर का वेट mg, रोलर का वेट mg, और नॉर्मल फोर्स ऊपर। ये बच्चे अभी भी खेल रहे हैं यार, बहुत खेलते हैं यार बच्चे। अच्छा, अब ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया था, ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है, वो मैंने क्या किया होगा, कुछ एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर अप्लाई किया होगा। मान लो ये एंगल थीटा है। अब जिसके साथ एंगल बनता है वहां पर आता है कॉस कंपोनेंट। तो यहां पर जब आप फोर्स को रिजॉल्व करोगे ना, ये जो फोर्स है इसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो इधर आ जाएगा कॉस कंपोनेंट और इधर आ जाएगा साइन कंपोनेंट। ठीक है, इधर आ गया फोर्स का कॉस कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और इधर आ गया एफ साइन थीटा। बिल्कुल सर, बात समझ में आ रहा है? अच्छा भाई, अभी देखो, जो अप्लाइड फोर्स है एफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक अप्लाइड फोर्स है जो है एफ कॉस थीटा का। हाँ कि ना? बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक अप्लाइड फोर्स था एफ कॉस थीटा, अगर मैं फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जनरेट देखूं कि इस सिचुएशन में फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हुआ है वो कितना है, तो एफ एस मैक्स होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। और नॉर्मल के लिए अपने को वाई डायरेक्शन में फोर्सेस देखना पड़ेगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। तो नॉर्मल ऊपर के साइड में है, वाई डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो mg दिख रहा है, वेट दिख रहा है, प्लस एस साइन थीटा भी दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर जी, एस साइन थीटा भी दिख रहा है अपने को। तो अगर नॉर्मल का वैल्यू ये है तो एफ एस मैक्स का वैल्यू जो है, एफ एस मैक्स का वैल्यू हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। तो mg प्लस एफ साइन थीटा हुआ क्या? हाँ सर हुआ। इसका मतलब ये जो एफ कॉस थीटा का वैल्यू है, जब इस एफ एस मैक्स से ज्यादा होगा तभी तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। तो मैंने फर्स्ट वाले केस में देखा, जब हम ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है वो म्यू mg प्लस एफ साइन थीटा का जनरेट हो रहा है। बिल्कुल सही है सर। मान लो इसी रोलर को अगर मैं पुल कर रहा होता, मान लो ये रोलर है, मैं यहाँ से कुछ डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए। मान लो इसी रोलर को, अब मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, ये सब का काम खत्म हो गया। इसी रोलर को मैं क्या करता, पुल करता। पुल करोगे मतलब अपनी तरफ खींचोगे, पुल करोगे मतलब आप क्या करोगे, रोलर को अपनी तरफ खींचोगे, ऐसा। ये रोलर है और इसको मैंने क्या किया, अपनी तरफ खींचा। ठीक है, फिर से एफ अप्लाइड हो गया, ये कुछ तो थीटा एंगल पर अप्लाई किया है। अब अगर थीटा एंगल पर अप्लाई किया है तो फिर से रिजॉल्व करना पड़ेगा। इधर आ जाएगा फोर्स एफ कॉस थीटा का, इधर आ जाएगा फोर्स एफ साइन थीटा का। बिल्कुल सही है भाई साहब। इधर आ जाएगा इसका वेट mg, और एक ऊपर आ जाएगा नॉर्मल। अब अगर y डायरेक्शन में आप फोर्सेस देखोगे तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्मल प्लस f साइन थीटा का वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में है। नॉर्मल का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो mg माइनस एफ साइन थीटा आ गया क्या, ये नॉर्मल का वैल्यू है, नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा, नॉर्मल का वैल्यू आ गया हमारे पास। नॉर्मल का वैल्यू मेरे को मिल गया। अगर मैं एफ एस मैक्स का वैल्यू देखूं तो एफ एस मैक्स क्या है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल mg माइनस एफ साइन थीटा। अप्लाइड फोर्स इस बार कितना था, एफ अप्लाइड, अभी भी अगर आप देखोगे तो एफ अप्लाइड तो अभी भी एफ कॉस थीटा है। आप खुद से सोचो, जब मैं इसको पुश करता हूं तो जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो डेवलप हो सकता है वो म्यू mg प्लस एफ साइन थीटा है, और जब मैं इसको पुल करता हूं तो जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू डेवलप हो रहा है वो म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा है। अब तुम खुद से सोचो किस केस में चलाना आसान होगा। जिस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगा उस केस में चलाना आसान है क्या? इसका मतलब रोलर को पुल करना इजियर है इन कंपैरिजन टू रोलर को पुश करना। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलता है, इट इज इजियर टू पुल, इट इज easier to pull a roller rather than pushing it, तो अगर कल को पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब नहीं लगा, ऐसा मैं नहीं चाहूंगा कभी, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब नहीं लगा तो आप चले गए, ये जो इधर शिवाजी ग्राउंड है वहां का क्यूरेटर बन गए। क्यूरेटर मतलब जो ग्राउंड बनाता है। तो रोलर को आप क्या करना है, ये याद जरूर रखना कि रोलर को कैसे खींचना है, रोलर को पुल करना है,
रोलर को पुश करेंगे तो तकलीफ में पहुंच सकता है, तो रोलर को क्या करेंगे, पुल करेंगे। बात समझ में आया? इतने ही रहने देते हैं। अब इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, आप टेंशन ना लें, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।